तो हम लोग हेलो बच्चों, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लास्ट डे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और रेडॉक्स रिएक्शन पे हम लोग रुक गए थे। आज रेडॉक्स रिएक्शन से करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर हो जाओ, अपनी नोटबुक वगैरह ले लो। आपको हमेशा पहले, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा होता हूं, आपको सिखा रहा होता हूं, तो उस टाइम आपको पहले सुनना है और लिखना कब है, जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए। ओके ओके, चलो तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन में देखो होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझेंगे, फिर रिडक्शन को समझेंगे, एंड देन रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग दो। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन इज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पहले हेडिंग डाल दो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि व्हाट, सो ऑक्सीडेशन हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और आइदर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ कह सकते हो, या लॉस ऑफ कहो तो ज्यादा अच्छा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिखा कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एग्जाम में आता है ये। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 और यहां 2 लगा के। तो कॉपर कैसा कलर का होता है, ब्राउन, या ब्राउनिश रेड भी कह सकते हो आप। और कॉपर ऑक्साइड जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ठीक है ना। इसका जो कलर होता है ना क्यूप्रस ऑक्साइड का, ब्लैक ऑक्साइड, इसको ब्लैक ऑक्साइड भी कहते हैं, कॉपर ब्लैक ऑक्साइड या ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है ना, सो ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करता है। एक्चुअली होता क्या है कॉपर में, कि जो ये आपका कॉपर है वो तो कैसा होता है, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड क्या होता है ना, ये गुड कंडक्टर नहीं होता। उसका रीजन क्या है, कि ऑक्साइड का जो लेयर इस पे आ जाता है वो उसको नॉन कंडक्टिंग की तरफ ले जाता है। ठीक है ना। तो जो ओवरहेड वायर्स हैं हमारे, हाई टेंशन वायर, उनमें क्या होगा कि ये वो एल्यूमिनियम के हैं। यदि ये कॉपर ऑक्साइड का होता तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसके ऊपर क्या बनाता, ऑक्साइड लेयर, और फिर कंडक्शन में प्रॉब्लम होती। इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ कॉपर, क्योंकि वो ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है। आप गांव वगैरह में देखोगे क्या होता है ना, लोग डायरेक्ट ऐसे लाइट लगाते हैं कहीं पे अपने घर के वायर से, और उनके घर में जब बरसात होती है ना तो लाइट नहीं आता, तो कहते हैं अरे यार लाइट नहीं आ रही, कार्बन लग गया होगा। कार्बन लग गया होगा मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो उन्होंने कॉपर का वायर लगाया है उसने ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लिया होगा, उसी को कहते हैं कार्बन लग गया। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, इस कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इसीलिए दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये पहला हो गया। अब सेकंड हमने लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी वो ऑक्सीडेशन है। तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया और इसको हम रिएक्ट करवा दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ।
ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और जो सल्फर है वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस यदि हम करें तो यहां बैलेंस करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो देखो तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, सल्फाइड हट गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। एक थर्ड हम और लिखते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल में क्या हुआ, जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो क्या बनेगा वो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया है, तो अगेन दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी क्लियर है आपको ऑक्सीडेशन। चलो नोट कर लो ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग अब हेडिंग डालते हैं रिडक्शन। हेडिंग डालो रिडक्शन। रिडक्शन तो रिडक्शन में क्या होगा, हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका उल्टा ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज रिडक्शन। क्या क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया जैसे KClO3। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं इसको, पूछा भी गया एक बार, व्हाट इज पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। सो पोटेशियम क्लोरेट को सॉलिड फॉर्म में मिलता है ये, इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लॉस कर देगा और पोटेशियम क्लोराइड रह जाएगा, और हीट को इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, राइट। इसको यदि हम बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, वहां पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो तो 6 हो जाएगा। तो 2 और KCl में भी हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का लॉस। सेकंड, रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा देते हैं, ये तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, तो रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा देते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, जैसे हमने सोडियम में ऐड कर दिया हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्राइड बनाने के लिए NaH, तो यहां पे क्या हुआ, सोडियम में हाइड्रोजन का ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दो, जैसे जिंक ने जिंक 2+ बना लिया था ना, तो यदि मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, जिंक मेटल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहाँ पे इन तीनों का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ, यहाँ एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। सो ऑल ऑफ देम आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। लिख लो। सो चलो, तो अब हम लोग पहुंचते हैं, अब डिफाइन करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लिखा इसका डेफिनेशन क्या, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, या फिर ऐसा ऐसा लिख लो, व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously
takes place simultaneously when oxidation and reduction takes place simultaneously. It is called redox reaction. Is called redox reaction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक रिएक्शन लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जो कॉपर ब्लैक ऑक्साइड था ना हमारे पास, उसको हम, दिस इज कॉपर ब्लैक ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी जिसे कहते हैं, या क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे, तब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, अगेन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा, कॉपर प्लस वाटर, ये बन जाएगा। तो यहां पे देखो आप कि इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट इज दिस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और यहां पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लो इसको। देखो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्या, देखो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यहां पे रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कॉपर का नहीं, ध्यान रखना, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और यहां पे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं, जिसका रिडक्शन होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन हुआ उसको ऑक्सीडेशन कह दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दिया, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि बताओ इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। और पूछेगा व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या कहा, ठीक उल्टा, रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आप इसको नोट करो। हमने रेडॉक्स रिएक्शन कर लिया। अब हमारा जो फिफ्थ रिएक्शन था हम उस पर आते हैं, तो आप हेडिंग डालो, फिफ्थ मैंने आपको दिलवाया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका ना डिफरेंस के फॉर्म में आता है, तो मैं डिफरेंस के फॉर्म में ही आपको ये लिखवा देता हूं, एक्सोथर्मिक, और दूसरा रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, अलग अलग पूछ दे तो आप अलग अलग लिख देना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो का मतलब आप याद रखो एग्जिट, और एंडो मींस इन करना, तो एग्जिट का मतलब जिस रिएक्शन में हीट एग्जिट हो रहा हो, हीट निकल रहा हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, a chemical reaction in which heat is produced called एक्सोथर्मिक। हीट या फिर इसको एनर्जी भी कह सकते हैं ना, एनर्जी, हीट कह लो या एनर्जी, सेम थिंग, इज प्रोड्यूस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा, क्या, अ केमिकल रिएक्शन in
which heat is or energy is, कुछ भी लिख लो आप, energy is required for a chemical reaction in which chemical reaction in which heat is required for proceeding the reaction called endothermic reaction. So this is exothermic and endothermic reaction. Now second point, exothermic reaction के एग्जाम्पल तो देखो, respiration is exothermic reaction, है ना. रेस्पिरेशन में क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है. सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन, जो क्विकलाइन का रिएक्शन है वो भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक. इसमें सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऑल दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. उसके बाद एंडोथर्मिक और कौन सी रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेटिक लिखो, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. क्यों फोटोसिंथेटिक रिएक्शन एंडोथर्मिक, याद करो सोलर एनर्जी कौन कैप्चर करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है क्लोरोफिल. सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहा है फोटोलाइसिस के लिए. सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. थर्ड में आप इसका एक एग्जांपल लिख देना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट कर दो तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज करेगा. ठीक है ना. आप कार्बन को बर्निंग भी क्या है, एक्सोथर्मिक बर्निंग, कोई किसी भी चीज का बर्निंग. तो कार्बन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, हीट दिया, लाइट दिया. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और इसमें आप एक एग्जांपल लिख दो, जैसे AgCl, याद है आपको सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन जो हमने किया था. तो AgCl को यदि हम सनलाइट में डाल देंगे, सनलाइट है ना, तो क्या देगा, ये Ag है ना, सिल्वर. ये सिल्वर क्लोराइड कैसा कलर का होता है, ये सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है और ये ग्रे में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर का. प्लस ये देता है क्लोरीन गैस. तो इसने हीट लिया है. सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. तो आप कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दो, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. जैसे आप कैल्शियम, यदि याद हो आपको, कैल्शियम कार्बोनेट ने इसको क्या किया था, हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किया था. तो इसने क्या दिया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस. सो दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट लेता है. ठीक है. नोट कर लीजिए. आपसे एग्जाम में पूछता है व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हम रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखेंगे. मैंने आपको रेस्पिरेशन करवाया था ना, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, फिर पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP में चेंज होता है. तो वो रिएक्शन आप लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. और उसमें एक स्टेटमेंट लिख दो कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रिएक्शन ATP इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. फोटोसिंथेसिस में आपसे ये पूछ लेगा व्हाई फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिखा देंगे और लिख देंगे उसमें कि हीट एनर्जी इज कैप्चर्ड और सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. वो हम लोग कर चुके हैं, बस मैंने आपको ये बता दिया. तो इस तरह से इन दोनों एग्जाम जो आता है मेनली क्वेश्चन एग्जाम में, रेस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का, वो मैंने आपको बता दिया. ऐसे लिखना. चलो ये कॉपी करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं. हाँ, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गया हमारा. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शंस थे वो हम लोगों ने कर लिया है. अब हमें करना है दो स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी. राइट. तो आप हेडिंग डालो
corrosion. Cellular markings of हेडिंग डालो corrosion. देखो corrosion में क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जब वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कोई भी आयरन एलिमेंट्स है, ठीक है ना, आयरन का जो जहां भी एलिमेंट हमने स्ट्रक्चर लगा रखा है वो स्लोली ईटिंग अप होता है, उसका मतलब धीरे धीरे वो टूटने लग जाता है, पाउडर फॉर्म में आने लग जाता है, टूटने लग जाएगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कोरोजन, राइट। और कोरोजन जो है ना एक वेस्टफुल इफेक्ट है। व्हाई दिस वेस्टफुल इफेक्ट? क्योंकि हर साल ऐसे कई टन जो स्ट्रक्चर है आयरन के वो बर्बाद हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वो लिखेंगे हम लोग, इट इज द स्लो process of eating away metals, जनरली आयरन के साथ होता है, तो metals by the reaction of atmospheric air and moisture, means water moisture, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल rusting of iron is the example of corrosion, ठीक है। और दूसरा आप ले लो जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर द कॉपर, जो कॉपर का आपने देखा होगा कोई कहीं पे बर्तन है उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के रखो, जनरली जो पूजा वूजा करने के लिए जो रखते हैं कॉपर का बर्तन होता है वो, तो अब देखो उसमें ग्रीन कलर कुछ फॉर्म हो गया है, दैट इज द कोरोजन। तो लिखेंगे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। ऐसे ही जो आपका सिल्वर है, ठीक है ना, उस पर धीरे धीरे ग्रे कलर आने लग जाता है, ठीक है ना, उस पर ग्रे कलर आने लग जाएगा, तो वो भी है कोरोजन। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ कोरोजन एक्सेट्रा लिख देंगे उसके। अब आता है कि हम कोरोजन, यदि ये इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, ये भी लिख दो, इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। पूछ लेगा व्हाई, तो हम लिखेंगे ड्यू टू द कोरोजन many ton of iron, coppers, etc. is getting waste per year. That is why it's a wasting process. ठीक है, तो इसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इसका प्रिवेंशन क्या क्या है वो एग्जाम में आ जाता है। प्रिवेंशन, आप इसे रोकोगे कैसे? तो रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन। जनरली हम लोग गैल्वेनाइजेशन जो है आयरन का करते हैं, ठीक है ना। सो गैल्वेनाइजेशन, सो गैल्वेनाइजेशन क्या किया जाता है इसमें? हम लोग गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे आयरन है, स्टील है, उसके ऊपर एक जिंक का ना कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। आप देखना जब आयरन की जो रॉड आप मार्केट में देखोगे, जब वो आता है वो शाइन कर रहा होता है, ग्रे होता है लेकिन शाइनिंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिंक का लेयर लगा रहता है। वो धीरे 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 फिर वो लेयरिंग हटता है ओवर द टाइम, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज डन फॉर आयरन, स्टील। इसमें क्या करेंगे? ए थिन
layer of zinc is applied on मेटल के ऊपर एक थिन लेयर का जो है हम जिंक का लेयर लगा देंगे। और मेथड भी हैं, तो सेकंड हम उस पर क्या कर देंगे, अप्लाई पेंट अप्लाई कर दो, तो वो भी क्या करेगा, रोक लेगा, ठीक है ना, मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, आप एलॉय बना सकते हो, एलॉइंग। जब हम एलॉय बनाते हैं ना तो मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा। सो एलॉइंग इज अ थिंग जहां पे आप ये काम प्रिवेंशन कर सकते हो। फोर्थ आप कर सकते हो बाय प्रिवेंशन, जैसे कि हम लोग क्या करें, वो लगा दें उस पर क्या कहते हैं उसको, ऑयल, है ना, अप्लाई ऑयल, जैसे वार्निसेस वगैरह आता है, ये क्या कहते हैं उस ऑयल को, लुब्रिकेंट्स लगा दे, ठीक है ना, अप्लाई लुब्रिकेंट्स। ठीक है, एक फिफ्थ प्रोसेस और है जिसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग करके भी इसको प्रिवेंट कर सकते हो। एनोडाइजिंग में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ये मेटल लेंगे, जैसे आयरन को हमें प्रिवेंट करना है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक थिन ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं, ऐसे कोट कर देते हैं ऑक्साइड का लेयर, ठीक है ना। तो ऑक्साइड का जब आप इस पर लेयर डाल दोगे तो क्या होगा, जब ये रिएक्ट होगा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एयर से, तो ये ऑक्साइड लेयर जो है ना धीरे धीरे रस्ट कर जाएगा, टाइम लगेगा रस्ट करने में, और ये जो आपका स्ट्रक्चर नीचे है जिसको आप सेव करना चाहते हो वो बचा रह जाएगा, ठीक है ना, ये लेयर बचा रह जाएगा, और ऊपर का लेयर जो है वो धीरे धीरे रस्ट करेगा ओवर द टाइम, 20 साल 25 साल मैक्सिमम टाइम में, तो आपका स्ट्रक्चर बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू प्रिवेंशन, लिख लीजिए आप। चलो, तो फिर हम लोग आगे करते हैं। अब आप हेडिंग डालो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, देखो रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। किसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑयल और फैट का। जो आप मार्केट से जो वेफर वगैरह खरीद के लाते हो, चिप्स खरीद के लाते हो, उसमें देखोगे कि उसमें काफी ना ऐसा लगता है इसने हवा भर के दे दिया है, तो वो जानबूझ के कंपनी ऐसा करता है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स भर देते हैं, ताकि क्या हो कि उसमें के अंदर जो चिप्स है उसका टेस्ट खराब ना हो जाए रेंसिडिटी की वजह से। तो जिस पैकेट में कम हवा लगे उसको हमें नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि उसका टेस्ट खराब हो चुका होगा ड्यू टू द रेंसिडिटी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें, इट इज अ प्रोसेस, इट इज ए process in which it is a process in which slow oxidation of fat or oil, it is a slow process in which it is a process in which slow oxidation of fat or oil containing materials। ठीक है, एग्जाम्पल चिप्स, पकोड़ाज,
इस तरह की चीजें। ये क्या रिजल्ट करेगा? इट चेंजेस इट्स स्मेल और टेस्ट, make them rancid, rancid means bitter टेस्ट हो जाएगा उसका, bitter। तो इसको भी हम लोग प्रिवेंट करेंगे। सो व्हाट इज द प्रिवेंशन? प्रिवेंशन क्या है इसका? तो प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे व्हाट, आप प्रिवेंशन के लिए इसमें लगा भर दो एयर टाइट कंटेनर में रखो, सबसे अच्छा तो ये भी है। कीप materials in airtight containers। ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं हम? सेकंड हम ये कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन करके रखें। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। ठीक है, रेफ्रिजरेशन ऑफ द कुक्ड फूड। और क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये एग्जाम्पल यही किया जाता है किसमें? चिप्स के पैक में, चिप्स वेफर पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स वो आप ऐड कर दो। इसीलिए देखो, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी में भी तो ऑक्सीजन जाता है। तो इसलिए हमें डॉक्टर कहता है कि जब आप सुबह सुबह उठो तो लेमन वाटर पियो या लेमन खाओ। क्यों कहता है? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके सेल में जो ऑक्सीजन गया है उससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। ठीक है ना। जैसे कि ये है ना आंवला, इंडियन गूसबेरीज, तो उसमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ये सबको खाने से हमारे बॉडी में भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा ज्यादा, तो हमारे सेल का जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहां भी यही प्रोसेस होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप कर दो। इट चेंजेस इट्स स्मेल और टेस्ट, मेक दैम rancid which is bitter taste। ठीक है। एंड प्रिवेंशन में मैंने लिखा है कीप मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस जो कि यूज किया जाता है चिप्स में, वेफर में, एड एंटीऑक्सीडेंट्स। दीज आर द फ्यू प्रिवेंशन मेथड। तो ये हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपका काम क्या है? जो मैं आपको कहता आया हूं कि 15 मिनट जो आपका रिवीजन है वो आप जरूर करो। 15 मिनट्स रिवीजन डेली, है ना। सोने से पहले बेड पे आप आराम से अपना कॉपी लेके बैठो और उसे रिवाइज करो। ठीक है, नोट्स बहुत ढंग से प्रिपेयर करो। ठीक है, सितंबर तक हम लोग सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, मैथ और साइंस कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर सितंबर ओनली हमें क्वेश्चन का एक्सरसाइज, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना, वो करेंगे। तो 100% 80 आउट ऑफ 80 जो हमारा एम है, लक्ष्य है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है, चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, हम लोग ला के रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर में, एसिड एंड बेसिस में। ठीक है, आप लोग बहुत ढंग से प्रिपेयर करो, अपना ख्याल रखो, खेलो कूदो भी, ठीक है ना, वो भी जरूरी है। जब पढ़ाई करो ना तो बहुत ढंग से पढ़ाई कर लो, अपना 1-1.5 घंटे। फोन को दूर रखो, फोन को स्विच ऑफ कर दो, फोन को मत छेड़ो, ठीक है ना। और जब खेलना, आराम से खेलो इवनिंग में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, खेलना भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लाइफ का। 10th जो है ना बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम को जिसने ढंग से यूज किया लाइफ में आगे उसके लिए बहुत चीजें ओपन हो जाती है, ठीक है। ये पढ़ाई का भी काम करो, अपना खेलो, ये नहीं कि आपको कोई खेलने से मना कर रहा है, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखो, ठीक है। कम बीमार पड़ो, जितना कम आप बीमार पड़ोगे उतना ही ज्यादा आपका मेमोरी वर्क करेगा। बीमार पड़ने से हमारे न्यूरॉन्स मर जाते हैं, ठीक है। तो कम बीमार पड़ो, ना पड़ो बीमार, अपने बॉडी का ख्याल रखो, थोड़ा सा वॉक करो मॉर्निंग में, थोड़ा सा इवनिंग में, ज्यादा क्रिकेट और ये सब में मत लग जाओ, ठीक है ना। और यदि हाँ आपने सोच रखा है कि यार मुझे क्रिकेट प्लेयर बनना है या बैडमिंटन प्लेयर बनना है, तो मैक्सिमम नंबर फिर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, अब किसी के ऊपर भगवान ने सीधा हाथ रख दिया तो उसके लिए, लेकिन आप जो है पढ़ाई भी करो अपना, और पढ़ाई के बाद जो भी टाइम मिलता है आप उसमें खेलो भी, ठीक है। 10th में मैं यही कहूंगा कि ज्यादा टफ गेम्स वगैरह में मत जाओ, अपना वॉक करो। यदि आपको अपने 80 आउट ऑफ 80 का कर रखा है कि मुझे 100% लाना है तो ठीक है, अपना शाम में गए, थोड़ा बहुत खेला, वॉक किया, रनिंग कर लिया, और फिर आके अपना पढ़ाई किया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।